आप सभी को हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का सॉल्व करेंगे, जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज सबसे पहले पहला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्य की गतिविधि के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको कार्य की गतिविधि के अनुसार 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, फिर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन देखेंगे, कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र पे वैसे गतिविधि आता है जो प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन करता है। तो इसमें ये सभी सारे चीज़ जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि विनिर्माण जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सभी में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, यानी वो प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि सेवा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र जो है वो माल का प्रोडक्शन नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता। तो इसका आंसर तृतीय क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र में भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, लेकिन तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नरेगा यानी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। यानी उसमें 100 जो भी दिन है उसमें आपको सरकार गारंटी देती कि आपको रोजगार देगा। अगर वो रोजगार नहीं देता है तो आपको उतने दिनों की पैसा फ्री आपको पेड करेगा। तो ये 100 दिन का डिसाइड किया गया, तो इसका आंसर 100 दिन होगा, ठीक है। अगला है 6 नंबर, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है। तृतीय क्षेत्र में दिया है, तो कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। ये देखिए प्राकृतिक संसाधनों करके उपयोग करके ये प्रोडक्शन करता है, यानी कृषि करता है। प्राथमिक ये होगा नहीं, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र आता है। दूसरा है चीनी, गुड़ और ईंट बनाना। इसमें भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है जो आपका सेवा क्षेत्र पे नहीं आता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता। दूसरा है परिवहन, संचार और बैंकिंग। इसमें देखिए कोई इसी तरह का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है और किसी को ये सेवा दे रहा थी, यही मेरा सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर है। अगला डी नंबर, विनिर्माण। विनिर्माण में भी उत्पादन होता है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग क्या भरा है खाली जगह में, वो हमको देखना क्या है, बेरोजगार है नहीं, वो तो काम कर रहे हैं उसमें, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या, नियोजित है लेकिन का वेतन अर्जित करते हैं, लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, कम वेतन अर्जित करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, उसमें वेतन नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। अगला है नियोजित है लेकिन उत्पादन शून्य है, ये बिल्कुल सही आंसर। परछन बेरोजगारी का मतलब है कि आपका होना या ना होने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को परछन बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि, कृषि में क्या होता है, जब एक परिवार खेती करता है तो सभी सारे परिवार के जितने सदस्य हैं वे मिलकर खेती करते हैं, और उनमें से अगर एक ना भी हो तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैसे में उस वे जो सदस्य होते हैं उसी को हम लोग परछन बेरोजगारी कहते हैं। तो सी नंबर सही आंसर है। अब डी नंबर, थोड़े समय के लिए बेरोजगार, तो ये नहीं होगा, ये कह सकते हैं इसको अल्प बेरोजगारी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, यहाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न की जाती है, गलत है। इसमें आता है हमको तृतीय क्षेत्र हो गया, ये गलत आंसर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। अगला क्या है? प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, यही मेरा सही आंसर क्या? उसमें कहा जाता है जो प्राथमिक उत्पाद हैं उसको विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, उसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये मेरा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, वस्तुओं के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा उत्पन्न की जाती है, ये नहीं होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, इसके अंतर्गत कृषि या वन डेयरी क्षेत्र आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन और बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग आता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन आता है, ये नहीं आता। प्राथमिक क्षेत्र का अध्यापन ये आता है, ठीक है, और किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी आता है। तो तीनों तृतीय क्षेत्र का तो कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है कि ये नहीं है, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन से? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां, तो इसमें क्या होता है, जो कंपनियां होती है सरकारी कंपनियां सरकार की संपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ये दिया है, तो ये बिल्कुल मेरा सही है। अगला देख लेते हैं, बड़ी कंपनियों के पास इसकी सबसे अधिक संपत्ति है, तो ये गलत आंसर, ये तो फिर हमारा निजी सेक्टर में आ जाएगा। अगला है, लोगों का एक ऐसा समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, यानी लोगों का एक समूह जो अधिकांश संपत्ति का मालिक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब सारे निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, सरकार की संपत्ति होता है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग है वो सरकार की संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी वाला सबसे बड़ा देश है? यानी जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं मतलब कुछ है लेकिन उसकी संख्या, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, भारत, जापान, फ्रांस, चीन। इसका सही आंसर होगा भारत। अभी भी भारत में बिना पढ़े लिखे लोग की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार। तो इसका सही आंसर होगा अल्प बेरोजगार, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसा बेरोजगार है जिसमें उत्पादन शून्य होता है और वो काम तो करता है लेकिन उत्पादन शून्य होता है, इसलिए उसको अल्प बेरोजगार कहते हैं, अल्प रूप से वो रोजगार में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन प्रावधान मतलब जिसमें छुट्टी लें लेकिन फिर भी उसमें वेतन मिले, साथ में वेतन मिले, छुट्टी के बाद भी आपको वेतन मिले, तो उसको हम लोग सवेतन प्रावधान बोलते हैं। ठीक है ना, सवेतन छुट्टी प्रावधान। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इनमें से सभी। तो संगठित क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं जिसमें सरकार के नियंत्रण में है और सरकार की जो फैक्ट्रियां हैं या सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर ऐसा प्रावधान रहता है कि अगर आप छुट्टी लेते तो आपको वेतन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। बाकी बात, असंगठित क्षेत्र जो निजी व्यक्तियों के हाथ में जो कारखाने या कुछ भी रहता है या मजदूरी जो भी हो गया, छोटे मोटे काम, उसमें छुट्टियों पर वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। अगला है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो ऑप्शन नंबर ये सुनेंगे, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल गलत। अगला, यह कम वेतन प्रदान करता है, बिल्कुल गलत। नौकरियां नियमित होती, हाँ बिल्कुल सही, उसमें नौकरियां नियमित होती है, हमेशा नौकरी आपको मिलता रहता है। ठीक है ना, या फिर रोजगार डेली काम मिलता है उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था में से प्रत्येक क्षेत्र का अंतिम उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है? तो मतलब जैसे कि आप जीडीपी की जो गणना की जाती है तो अंतिम वस्तु का ही गणना किया जाता है। जैसे कि बिस्कुट बनाने वाला, बिस्कुट का गणना किया जाता है। बिस्कुट अगर हम लोग सबसे आटा से बनता है, अगर आटा को हम लोग गणना करेंगे फिर उसका
पहले गेहूँ रहता, गेहूँ का भी गन्ना करेंगे तो आटा भी गन्ना हो जाएगा, गेहूँ भी गन्ना हो जाएगा, फिर बिस्किट भी गन्ना हो जाएगा। तो एक ही वस्तु 3 बार गन्ना हो जाती है, इसलिए ऐसे चीज़ों को अंतिम उत्पाद को ही गिना जाता है, ताकि दोहरी गणना ना हो। ठीक है ना, बार बार एक ही वस्तु को बार बार गणना ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। बेरोजगारी से बचने के लिए, गलत। ठीक है, दूसरा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, गलत। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाना, बिल्कुल सही। ठीक है, श्रमिकों की साधारण व्यवस्था को सुधारना, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो दोनों सही है, तो इसमें दिया दोनों है, इनमें से कोई नहीं, दोनों इसमें सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन सारे देख लेना चाहिए। ऑप्शन सारे देख लेने पर अभी हम यहाँ ए पर मार के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया था। ऑप्शन अगर हम देखेंगे सी तक लास्ट तक, तो हम सही करेक्ट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अधिक आदमी लगा तो उसको परछन बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसमें वो अगर आदमी काम नहीं भी करे तो भी उत्पाद होता ही होता है। ठीक है ना, जो होना है उस आदमी पर कोई डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। में यहाँ नहीं होगा, ये में होगा। ठीक है ना, तो भारतीय की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का, तो भारतीय की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का, भी पहले प्राथमिक क्षेत्र का था लेकिन घट गया, अभी तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र का ही सबसे अधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन नंबर है रोजगार की स्थिति के अनुसार, गलत, ये नहीं होगा। आर्थिक गतिविधि के प्रकृति के अनुसार, ये भी नहीं होगा। तीसरा, उद्यमों को स्वामित्व यानी मालिक के अनुसार, किसका मालिक सरकार है या फिर कोई खास आदमी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कैसे परिभाषित करता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन नंबर ये, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी एक विशेष वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू, घर में जो हम लोग उत्पाद होता है उसी को बोलते थे। बिल्कुल ये नंबर सही होना चाहिए, राइट बता रहा है। ठीक है, लेकिन और हम लोग देख लेते हैं, किसी विशेष वर्ष में नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये नहीं होगा, उसमें एनडीपी हो जाएगा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय सकल उत्पाद हो जाता है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देश के बाहर भी जरूर, हमको देश के अंदर की बात है, जीडीपी है। ठीक है ना, अगला, किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा से ऊपर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, गलत, इसमें किसी विशेष वर्ग का नहीं होगा, सभी देश के जितने लोग हैं सभी के लिए लागू होता है। अगला है, किसी विशेष वर्ष में देश में करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बिल्कुल गलत, उन्हें टैक्स पे करने वाले लोगों के ऊपर नहीं होता है, देश में जितने लोग हैं वो सभी को गिना जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए नंबर है, एक नंबर, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। ठीक है, बिल्कुल सही, अभी हम लोग पढ़ चुके, तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक आर्थिक में योगदान देता है। ठीक है, तो ये नंबर मेरा सही लग रहा है। अगला देते हैं, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है, ये भी सही है, सबसे अधिक लोग जो हमारे भारत में कृषि पर ही कार्यरत हैं, 56% लोग लगभग कृषि पर कार्यरत है भारत में। ठीक है ना, तीसरा नंबर आता है, भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है ना,
तो ये गलत है। ठीक है, रोजगार में वृद्धि हुई तृतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, इस तरह से मेरा 21 क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।